जय हिंद फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आज आप लोग के सामने। और आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एकदम ही डिफरेंट टाइप की वीडियो। यानी कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एवरीथिंग अबाउट बैंक चेक। यानी कि आज से हम लोग की अकाउंट्स की क्लास भी स्टार्ट होती है और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंक चेक। ठीक है ना। तो बैंक चेक में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है बैंक चेक, किस लिए यूज किया जाता है, क्या है पर्पस, एंड ए टू जेड डिटेल्स अबाउट एवरीथिंग ऑफ बैंक चेक। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जिसमें कि बैंक के बारे में अकाउंटिंग के क्वेश्चन हो, उसके लिए तो एकदम ही श्योर आपके लिए यूजफुल है और 100% गारंटीड है आपका यूपीपीसीएल के लिए। यूपीपीसीएल में जितने भी पेपर होने वाले हैं उन सब के लिए ये एकदम से गारंटीड होने वाले हैं यहाँ के क्वेश्चन। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम आज जानेंगे कि यार बैंक चेक आखिर दिखता कैसा है। इसमें जो जो डिटेल्स इधर उधर की जो हमें दिखती हैं, आखिर वो होती क्या है एक्चुअली, जो कॉलम्स बने होते हैं आखिर वो होता क्या है एक्चुअली, यार पहले इसको जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले बैंक नेम। बैंक नेम क्या होता है? बैंक नेम यानी कि जो इशूअर है, यानी कि जैसे मैं हूं, तो अगर मैं इशू कर रहा हूं बैंक चेक, तो मेरा जो बैंक है, मेरा बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मेरा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो यहां पर क्या नाम लिखा होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा होगा। अब देखो, ये जो अकाउंट पे ये जो ऐसे दो साइन ऐसे जो ये बना हुआ है ना, इसके बारे में मैं फुल डिटेल आपको देने वाला हूं क्वेश्चंस के दौरान, जो वीडियो में क्वेश्चन आने वाले हैं उनके दौरान। अब देखो, पे यहां पर क्या लिखा जाएगा? नेम ऑफ द रिसीवर, यानी कि नेम ऑफ द रिसीवर। ठीक है ना। यानी कि जो रिसीवर होगा हम उसे क्या करेंगे? पे करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखो आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड क्या है? आरटीजीएस, आईएफएससी, एनईएफटी, इन सब के बारे में मैंने आपको बता रखी है अपनी कंप्यूटर की वीडियो में, आप उसे चेकआउट कर लेना। उसके बाद देखो ये क्या है? डीडी एमएमवाईवाई। यानी कि देखो यहां पर हमें क्या डालना होता है? डेट डालना होता है। डेट किस चीज की डेट डालेंगे आप लोग? आप लोग डेट डालेंगे जिस दिन आप डेट इशू कर रहे हो, जिस दिन आप उस चेक को इशू कर रहे हो उस दिन की आप क्या डालेंगे? डेट डालेंगे। अब देखो एक बात ये समझो कि वो डेट कभी भी की हो सकती है। यानी कि जैसे आज कितनी तारीख है, आप देखो आज की मैं डेट डाल दूं अगर 22/11/2023, यानी कि देखो डीडी में यानी डेट, एमएम में यानी मंथ, और वाईवाई में यानी कि आपका ईयर हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखो इस चीज में हमने क्या डाला? हमने आज की ही डेट डाली, तो ये डेट आज से 3 मंथ्स तक के लिए वैलिड होगी। ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या होता है कि ये डेट हो सकती है कभी कभी, हम चाहे तो फ्यूचर डेट भी डाल सकते हैं, पास्ट डेट नहीं डाल सकते, फ्यूचर डेट डालते हैं बेसिकली। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है? ये रुपी। रुपी क्या है? रुपी यानी आप जितना अमाउंट पे करना चाहते हो। ठीक है ना। आप जो रिसीवर है, यहां पर तो रिसीवर का नाम हो गया, यहां पर आप उसको जितना अमाउंट पे करना चाहते हो वो, यहां पर अमाउंट इन वर्ड्स लिखते हैं, लेकिन यहां पर क्या लिखेगा? यानी कि अगर आप 2000 किसी को पे कर रहे हो तो TWO2THOUSANDS, थाउजेंड्स रुपीज ओनली, ऐसा करके लिखोगे। उसके बाद देखो अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर क्या होता है? जो रिसीवर है उसका अकाउंट नंबर। ठीक है ना। क्या होगा? जो रिसीवर है उसका यहां पर क्या लिखा जाएगा? अकाउंट नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद देखो सिग्नेचर ऑफ द इशूअर, यानी कि अगर मैं इशू करूंगा तो यहां पर मेरे सिग्नेचर होंगे, आप इशू करेंगे तो यहां पर आपके इशू होंगे। और उसके बाद देखो ये क्या है? आपका अमाउंट, आप जो अमाउंट लिख रहे हो वो नंबर में 2000। ठीक है ना। और ऐसे करके ऐसे, ये क्या दिखाता है कि आप कोई अमाउंट कोई अगला बंदा बढ़ा नहीं सकता। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। ये मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन किसमें बताऊंगा? ड्यूरिंग क्वेश्चन। ठीक है ना। उसके बाद देखो चेक नंबर। चेक नंबर ऑब्वियसली यार, चेक नंबर क्या ही दिखाएगा? जो चेक का नंबर है वो उस चीज को वो दिखाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज द, अभी देखो अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो सीधा। विच इज द मोस्ट सिक्योर वे ऑफ पेमेंट थ्रू चेक, यानी कि चेक के माध्यम से भुगतान का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? कौन सा सबसे बेस्ट वे है जिससे कि आप उस चेक को इशू कर सकते हो सिक्योर तरीके से? सबसे सिक्योर तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए क्रॉस चेक, बी ओपन, सी बेरर, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रॉस्ड check। देखो क्या लिखा है? A cross check is any check that is crossed with two parallel lines, either cross the whole check or the top left hand of the check, top left corner of the check। The double line notation signifies that the check may only be deposited directly into a bank account। अब देखो सीधी सी बात है, देखो ये हो गया चेक, ये हो गया एक चेक। मान लो ये चेक में मैंने ऐसे ऐसे लाइन बनाया, इसमें नहीं बनाया, तो ये जो जिसमें मैंने लाइन, हाँ इसमें मैं चाहूं तो ऐसे ऐसे बना सकता हूं। और फिर ये तीसरा चेक है, इसमें मैंने कोई लाइन नहीं बनाई। अब देखो ये चेक और ये चेक, यानी कि लेफ्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर, और या फिर हम पूरे होल चेक पर ऐसे अगर 2 लाइन कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो रिसीवर है ना, जो रिसीवर है हमारा, उसके जो 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 ये अमाउंट है हमारा, वो ये डायरेक्ट जो पेमेंट है ये उसके अकाउंट में जाएगी। यानी कि कोई भी इसको क्या
कैश इन हैंड नहीं कर सकता है, वो डायरेक्ट की डायरेक्ट किस में जाएगी, उसके अकाउंट में जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो अगर जो ये चेक है इसमें मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है, मैंने अमाउंट डाल दिया, मैंने अपने सिग्नेचर कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो जो वहां पर जो बेयरर होगा, जो वहां पर उसको लेकर के खड़ा होगा ना, जो बेयरर होगा वो इसको कैश करा सकता है। ठीक है ना, वो इसको क्या करा सकता है, कैश करा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड, इज होगा यहाँ पर, इज होगा इंक्लूडेड इन द थर्ड पार्टीज ऑफ द चेक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा चेक के तीसरे पक्ष में शामिल है। यानी कि इसमें जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऐसी पार्टी है जो कि थर्ड पार्टी में शामिल है। 3 तरह की पार्टी होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। ठीक है, अब ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, ये मैंने आपको अगर जानना है और मैंने बता रखा है, नहीं पता आपको जानना है तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। उसके बाद देखो जो थर्ड पार्टी होती है हमारी, इस थर्ड पार्टी के बारे में हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में से नहीं होती है। ठीक है, ऐसा मत सोचना, इसमें पूछने वाला है कि कौन सा थर्ड पार्टी में होता है, कौन सा थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ऑप्शन ए पेई, ऑप्शन बी ड्रॉ, या फिर ऑप्शन सी ड्रॉई, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब देखो ये जान लेते हैं कि ड्रॉअर, पेई और ड्रॉई ये क्या होता है। तो देखो सबसे पहले ड्रॉअर क्या होता है, ड्रॉअर वो द पर्सन हु ड्रॉज द चेक दैट इज साइंस एंड ऑर्डर्स द बैंक टू पे द सम। यानी कि देखो ड्रॉअर क्या होता है, जो ऐसा बंदा जो कि उस चेक को इशू कर रहा है वो क्या होता है, ड्रॉअर होता है। यानी जैसे अगर मैं पे कर रहा हूं किसी को तो मैं क्या होऊंगा, ड्रॉअर हो जाऊंगा, उस चेक का मैं क्या हूं, ड्रॉअर। ड्रॉअर यानी ड्रॉ करना क्या होता है, बनाना, और ड्रॉअर क्या होता है, जो बनाता है। तो ड्रॉअर क्या हो जाएगा, जो उस चेक को बना रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, ड्रॉई। ड्रॉई क्या होता है, देखो द बैंक ऑन विच द check is drawn or who is directed to pay the specified sum written on the check। यानी कि देखो ऐसा बैंक, यानी कि जिससे कि हमने बोला, यानी कि देखो जैसे मेरा बैंक, मैंने आपको बताया मेरा बैंक किस अकाउंट में है, ओ सॉरी मेरा अकाउंट किस बैंक में है, माफ करिएगा, मेरा अकाउंट किस बैंक में है, मेरा अकाउंट है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा को अगर मैंने कोई चेक इशू किया तो मैंने क्या बोला है बैंक ऑफ बड़ौदा से कि ये जिसका भी नाम उस चेक पर लिखा हुआ है उसको आप स्पेसिफाइड अमाउंट पे करो। ये मेरा एक ऑर्डर, एक ये मेरा रिटर्न ऑर्डर है, आपको उसे पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखो क्या बोलता है, पे क्या होता है, द बेनिफिशियरी दैट इज टू हुम द अमाउंट इज टू बी पेड। सीधी सी बात समझ लो, पे क्या होता है हमारा, रिसीवर होता है। पे क्या होता है हमारा, रिसीवर होता है, इस चीज को याद रखना। पे रिसीवर, ड्रॉअर यानी हम लोग जो ड्रॉ करता है, जो सेंड करता है, और ड्रॉई जो बैंक यानी ड्रॉअर, जिस ड्रॉअर का अकाउंट जिस बैंक में होगा उस बैंक को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉई बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, नोट कर लेना। चेक इज अ डैश इंस्ट्रूमेंट, यानी कि चेक एक डैश उपकरण है। चेक क्या है, एक डैश उपकरण है। कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है चेक, ऑप्शन ए नेगोशिएबल, बी क्रेडिट, सी डेबिट, या फिर डी बोथ ए एंड सी। तो कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड सी, नेगोशिएबल एंड डेबिट। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब देखो क्या क्या होता है, पहले इसको जानते हैं। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ साइंड डॉक्यूमेंट दैट प्रॉमिसेस अ पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और असाइनी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रांसफरेबल व्हिच allows the recipient to take the funds as cash then use them as preferred। example of negotiable instrument include checks, money orders, promissory notes। देखो क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है एज अ काइंड ऑफ अ चेक, जो कि क्या करता है, प्रॉमिस करता है, किसको प्रॉमिस करता है, जो उसका उस पर नाम लिखा होता है, वो उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो उस पर लिखा हुआ है वो अमाउंट मैं तुम्हें पे करूंगा। ये क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पूरा एक एक्ट बना हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है ना, तो एनआई एक्ट 1881। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका पूरा का पूरा एक एक्ट है, उस एक्ट के अंडर में ये सारी चीजें आती हैं। अब क्या क्या चीजें और उसमें आती हैं, चेक आता है, मनी ऑर्डर आता है और प्रॉमिसरी नोट आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड्स ऑफ द चेक, यानी मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, यहाँ इज होगा, इज द काइंड ऑफ द चेक निम्नलिखित में से चेक के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए ओपन चेक, ऑप्शन बी क्रॉस चेक, ऑप्शन सी बेयरर चेक, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द मेंशन। यानी कि नीचे ऑप्शन जितने ऊपर दिए गए हैं ना, ये सारे के सारे एक काइंड ऑफ चेक है। ठीक है, देखो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, और मैं इसके बारे में फिर भी बता दे रहा हूं। ठीक है, देखो एन ओपन चेक
An open check is the bearer check. It is payable over the counter on presentment to the payee to the paying banker. When a cross check is not payable over the counter but shall be collected only through a banker, the amount payable for the amount payable for the cross check is ट्रांसफर्ड टू द बैंक अकाउंट फॉर द पे। अब देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, मैं आपको बता देता हूं। देखो ओपन चेक और बेयरर चेक एक ही चीज है, क्रॉस चेक डिफरेंट चीज है। क्रॉस चेक यानी ऐसे वाला जो क्रॉस होता है हमारा, यानी इसको भूला, ये जो ऐसे मान लो चेक है तो इस पर हमने ऐसे क्रॉस लगा दिया, ठीक है, और एक ऐसे चेक है इस पर हमने ऐसे क्रॉस लगा दिया, ठीक। तो ये भी क्रॉस चेक होगा, ये भी क्रॉस चेक होगा। इन दोनों चेक्स के चलते जो हमारा पैसा होगा वो डायरेक्ट किसमें जाएगा, अकाउंट में जाएगा। और ये वाला है इसको हम कैश इन हैंड करा लेते हैं, कैश इन हैंड करा सकते हैं उस बैंक से, ठीक है ना। और इसको कोई भी करा सकता है, कोई भी एनीवन इसको विड्रॉल कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ जो रिसीवर होता है वही करा सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोला गया, ये सिर्फ रिसीवर के लिए यानी क्रॉस चेक है। और ओपन और बेयरर चेक क्या होता है, दोनों सेम होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है हमसे, व्हेन अ बैंक रिफ्यूजेस टू मेक द पेमेंट ऑफ अ चेक ऑन टेक्निकल ग्राउंड इज नोन बाय। यानी कि देखो अब कभी कभी क्या होता है, जब कोई बैंक तकनीकी आधार पर चेक के भुगतान करने से इनकार कर देता है, इसकी जानकारी डैश से होती है। देखो तुमसे क्या कह रहा है कि ऐसा जब कोई कंडीशन हो जाए कि जिसमें तुम्हारा जो बैंक है वो पेमेंट करने से मना कर देता है, ठीक है ना, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर ऑफ द चेक, कैंसिलिंग ऑफ द चेक, सेटलमेंट ऑफ द चेक या फिर डिसऑनर ऑफ द चेक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसका क्या बोलते हैं उसे हम लोग एक्चुअल में, उसे हम लोग एक्चुअल में क्या बोलते हैं, जब बैंक मना कर देता है कि हम इसकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, उसे हम लोग बोलते हैं डिसऑनर ऑफ द चेक। डिसऑनर ऑफ द चेक क्या होता है, देखो पढ़ो, इन एन आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन समझ में ना, आइडियल मतलब ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जो कभी भी पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल बहुत ही रेयरली केस में होती है, ठीक है। तो इन एन आइडियल सिचुएशन द पेयर्स बैंक ट्रांसफर्स द फंड्स फ्रॉम द पेयर्स अकाउंट टू द पे। हाउएवर देयर आर टाइम्स व्हेन द पेयर्स बैंक और द पेयर्स बैंक refuses to honor this commitment. The reason for this deadline may vary. In such a case, the check bounces and is called as a dishonor of the check. अब देखो होता क्या है, कभी कभी जो इशूअर है, यानी कि अगर मैं चेक ड्रॉ कर रहा हूं, मैं किसी को चेक इशू कर रहा हूं, तो जो मेरा बैंक है वो या तो जो इशूअर है, ठीक है ना, यानी जो इशूअर यानी मैं, और या तो जो रिसीवर है, यानी रिसीवर कौन, जैसे आपको मैंने इशू किया या मैंने किसी और अदर पर्सन को इशू किया, तो यानी मान लेते हैं मैंने किसी एक्स पर्सन को इशू किया, तो ये जो एक्स है कभी कभी इसका बैंक या फिर मेरा बैंक, ठीक है ना, मिशन विद आकाश का बैंक जो है वो क्या हो जाएगा, ये बोलेगा कि सर हम पेमेंट अभी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑनर्ड ऑफ द चेक बोलते हैं। अब देखो ये जो रीजन हो सकता है ना, इस कंडीशन का जो रीजन हो सकता है वो बहुत सारे हो सकते हैं, सर्वर डाउन हो सकता है, अकाउंट में पैसे नहीं हो सकते हैं, तो इस अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या बोलता है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमसे, अ चेक विच इज टॉर्न इनटू पीसेस इज नोन बाय, यानी कि जो चेक टुकड़ों में फटा हो उसे डैश से जाना जाता है। यानी ऐसा कोई चेक, जैसे मान लेते हैं ये हमारा चेक, हमने इसको बीच से फाड़ दिया, अब ये चेक कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना, अब ये चेक कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अब ये चेक दो पार्ट में बट गया, पहले ये पूरा एक था, अब आधा इसमें आधा इसमें, ठीक है ना, तो ये फट गया। अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपायर्ड चेक, टॉर्न चेक, स्टेल चेक या फिर मल्टीलेटेड चेक। तो देखो एक्सपायर्ड चेक तो यहाँ पर कोई गेस नहीं करेगा, टॉर्न, स्टेल और मल्टीलेटेड में टक्कर का मुकाबला चल रहा है। और उसके बाद देखो मैं बता देता हूं, टॉर्न चेक आप लोग उम्मीद में होंगे नहीं होगा, स्टेल चेक आप लोग उम्मीद में होंगे नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है मल्टीलेटेड ही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अ चेक दैट इज टॉर्न और डैमेज इज कॉल्ड अ मल्टीलेटेड चेक। बैंक्स जनरली विल नॉट प्रोसेस अ पेमेंट फॉर अ मल्टीलेटेड चेक। मल्टीलेटेड चेक के लिए कभी भी बैंक पेमेंट नहीं करता है, याद रखना इस चीज को, कभी भी पेमेंट नहीं करेगा until an specified order or a special order is given to the employees or the the employer of the bank, ठीक है ना, to proceed the payment, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है, अ चेक इज एक्सपायर्ड आफ्टर द पीरियड ऑफ, यानी कि एक चेक की अवधि समाप्त हो जाती है, यानी एक चेक जो है उसकी अवधि कब समाप्त हो जाएगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको चाहूंगा आप चलें चेक की तरफ, क्योंकि मैंने आपको ये पॉइंट बताया था। आइए चलते हैं चेक की तरफ हम लोग। देखिए चेक से जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी जहां पर डेट लिखी हुई थी, देखो ये डेट लिखी हुई है ना, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वैलिड फॉर 3 months ओनली,
ठीक है, तो वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली, यानी कि देखो सीधी सी बात है, वो जब की डेट इश्यू हुई है, जब की डेट उसमें मेंशन है, उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ कितने मंथ के लिए वैलिड है, 3 मंथ्स के लिए ही वैलिड होगी। यानी मैंने आज की डेट यानी 22/11/23 को मैंने अगर ये चेक इश्यू किया है तो ये चेक सिर्फ 3 महीना यानी कि 12/11/2 यानी फरवरी तक के लिए ये वैलिड होगी, उसके बाद ये एक्सपायर कर जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीदर 8 नॉर 6 नॉर 4, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इज 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ्स के लिए जो वैलिडिटी होती है वो किसी भी चेक की होती है। ठीक है, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि रिसीव करता है इस पेमेंट को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट ऑफ क्रेडिट इज नोन एज, यानी कि वो व्यक्ति जो क्रेडिट उपकरण का भुगतान प्राप्त करता है वो कहलाता है, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि रिसीव करता है पेमेंट को उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए रिसीवर, बी ड्रॉवर, सी पेयर या फिर डी पे। रिसीवर बहुत सारे लोग भी होंगे भाई, नहीं होता। ड्रॉवर हम लोग होते हैं जो चेक इशू करता है, पेयर कोई वर्ड ही नहीं होता है, और उसके बाद आता है पेई। पेई क्या होता है, हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी पेई क्या होगा, हमारा रिसीवर होगा। अ पेई इज अ पार्टी इन एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव द पेमेंट, द पेई इज पेड बाय कैश, चेक और अनदर ट्रांसफर मीडियम बाय अ पेयर। अब देखो सीधी सी बात है कि ऐसा कोई बंदा जो कि पेमेंट को रिसीव कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेई बोलते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना। देखो ड्रॉवर याद रखो, ड्रॉवर क्या होता है, जो कि ड्रॉ करता है, क्या ड्रॉ करेगा, चेक ड्रॉ करेगा। तो अब एक तो हो गया सेंडर, ड्रॉवर हो गया, सेंडर क्या हो गया, ड्रॉवर हो गया। अब रिसीवर क्या होगा, ऑब्वियसली पेई होगा, ठीक है ना, क्या होगा, पेई होगा। ठीक है, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अ चेक रिटन फॉर अ फ्यूचर डेट इज नोन एज, यानी कि ऐसा चेक जो कि फ्यूचर डेट पर लिखा गया हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है उसे, भविष्य की तारीख के लिए लिखे गए चेक को डैश के रूप में जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसे, जो कि फ्यूचर डेट पर लिखा हुआ है। 8/22/11/23 है, हमने आपको जो चेक दिया वो दे दिया 28/11/23 का। अब आप क्या करेंगे बताइए, आप उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आउटडेटेड चेक, बी पोस्ट डेटेड चेक, सी एक्सपायर्ड चेक या फिर डी मल्टीलेटेड चेक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका देखो मैं बताता हूं। मल्टीलेटेड मैंने अभी ऊपर पढ़ लिया, क्या होता है मल्टीलेटेड चेक, भाई जो फटा हुआ होता है तो ये नहीं होगा। एक्सपायर्ड चेक ऐसा हमने कुछ अभी जाना नहीं है। पोस्ट डेटेड चेक, आउटडेटेड चेक ये नहीं होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर दैट इज बी पोस्ट डेटेड चेक, जो कि फ्यूचर के लिए होता है। अब पोस्ट डेटेड चेक पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन इसका। अ पोस्ट डेटेड चेक इज अ रेगुलर चेक वेयर द राइटर स्पेसिफाइज द फ्यूचर डेट ऑन द check. They do that to ensure the payment is made to the payee on or after the stipulated date. This date can be of the future date depending on the needs of the individual or the company. यानी सीधी सी बात है भाई, ये जो पेमेंट है ये कब के लिए हमने, देखो नीड पर डिपेंड करता है। जो आपका ड्रॉवर है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके पास हो सकता है 2 दिन बाद के लिए पेमेंट आनी, यानी मैं आपको 28 तारीख का पेमेंट का चेक क्यों दूंगा, हो सकता है मेरे पास 27 को पेमेंट का चेक आना हो। ठीक है, हो सकता है मेरे पास 27 को पेमेंट आ जाए। उसके बाद देखो क्या होता है, हो सकता है कि मैं 28 तारीख को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो रिसीवर है उसको मेन काम 29 को है, तो मेन काम 29 को है, तो अगर मैं उसे 28 को दे दूंगा तो वो उसी काम के लिए पैसे लगाएगा। अगर मैं उसे आज ही दे दूंगा 22 को ही, तो 22 से 28 के बीच में गैप कितने दिन का हो जाएगा, 5 डे का गैप हो जाएगा। उस 5 डे में वो क्या कर लेगा, किसी और चीज को यूज कर लेगा। 5 डे का ही गैप होगा, ये मत सोचने की सबको मैथ्स नहीं आती है। अगर आप 28 को एक्सक्लूड कर दोगे तो वो क्या काम हो जाएगा, 5 दिन का ही गैप होगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, 10th क्वेश्चन पे आओ। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द वर्ड बेयरर इज क्रॉस इन द चेक द चेक बिकम्स, यानी जब चेक पर वाहक शब्द को काट दिया जाता है तो चेक हो जाता है। अब देखो ये मैं क्वेश्चन नहीं बताने वाला, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन है, मैं पूरा बताऊंगा, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन यानी ए ऑर्डर, बी क्लोज, सी बेयरर या फिर डी सेमी बेयरर चेक, ये क्या होता है, इन सब के बारे में आप नहीं भी जानते हो तो इसके बारे में जानो कि जब बेयरर को क्रॉस कर दिया जाता है किसी चेक पर तो उसे क्या बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो मैं बताता हूं तुमको डिस्क्रिप्शन इसके बारे में। इन दिस चेक द वर्ड बेयरर इज कैंसिल्ड, सच चेक्स कैन ओनली बी इशूड टू द पर्सन मेंशन ऑफ द चेक एंड द बैंक विल बी डू इट्स बैकग्राउंड चेक द ऑथेंटिकेट टू द चेक बेयरर्स आइडेंटिटी बिफोर रिलीज द पेमेंट। देखो इस तरह के केस में क्या होता है कि हम जो उस चेक को लेकर जा रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी उस चेक को लेकर जा रहा है वो उस चेक को कैश करा सकता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी पूछी जाएगी। ठीक है, बैंक के द्वारा। ठीक है ना, चलो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मिशन विद आकाश की टीम आपके साथ हमेशा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिशन विद आकाश टीम। चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हुए हो। शेयर्स अप्रिशिएटेबल है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।